नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। राजनीति भी कितनी मुश्किल होती जा रही है। मोदी जी ने सोचा नहीं था कि एआई सम्मेलन के नाम पर इतनी बड़ी फजीयत होगी। कांग्रेस के नौजवानों ने जो प्रदर्शन किया उससे पूरी बीजेपी को हिला के रख दिया। अभय द्विवेदी से मैंने शानदार बातचीत की है पूरी राजनीति पर, उत्तर प्रदेश में चल रहे घमासान पे। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। और मैं राजनीतिक बात शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी व्यक्तिगत बात बताऊंगा। मुझे बड़ा कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, एयरपोर्ट पे था, अपना सामान का इंतजार कर रहा था। पीछे से एक महिला भागती हुई आई, उनके संग एक बेटी थी। और वो इतने खुशी, इतने उत्साह से मुझसे मिली कि मेरा नाम शिवा है और उनकी बेटी ईशा थी, बहुत प्यारी सी, और वो ग्रेजुएशन कर रही थी और पॉलिटिक्स में उसको बहुत रुचि थी। और वो कह रही कि हमारे घर में इतना ज्यादा 4 PM देखा जाता है कि हम लोग दिन में 3-3 बार 4-4 बार शो देखते हैं आपके। फिर उनके बेटे की शादी थी कानपुर। आज शादी है, मतलब जब मैं शो कर रहा हूँ। और मैंने ये कहा हँसते हुए कि मेरे किसी भी रिश्तेदार ने मुझे इतना नहीं बुलाया शादी में जितना आप लोगों ने बुलाया। तो मैं मतलब आमतौर पे इतनी दूर-दूर शादी में जाने से बचता हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। हुँ, इतना अच्छा लगता है कभी-कभी। ये दुनिया जो है सोशल मीडिया हुँ, की, वो इतनी करीब हो जाती है। और इतना बड़ा परिवार थी, गिरिराज किशोर पद्मश्री जो हैं, उनकी बेटी हैं वो। हुँ। तो अच्छा, अच्छा। इतना अच्छा एक पढ़ा-लिखा परिवार। और उनके पति ने मुझसे, आज वहाँ पे जब मैं गया तो मुझसे बोले कि शादी में सबसे अच्छा जो हमको लग रहा है वो केवल आपका आना लग रहा है कि 4 PM यहाँ पे आया। सुनील जी उनके पति हैं, ईशा जी। वो बहुत प्यारे-प्यारा परिवार। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज कि मतलब ईश्वर जी, उनको जी। अच्छा-सा तरक्की दे। मैं ऐसा किसी प्रोग्राम में ऐसे आया कि बस मैं आया, प्रोग्राम किया, हुँ, तुरंत लखनऊ वापस, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी, खैर ये तो जी। व्यक्तिगत बातें हुई। दर्शकों के संग साझा करने का मन इसलिए लिया कि कितना अच्छा परिवार, पढ़ा-लिखा परिवार, गिरिराज जी कितना बड़ा नाम, और वो लोग भी इतना ज़्यादा 4PM को पसंद करते हैं। बड़ा आभार है ऐसे सब लोगों का जी, जो मुझे बहुत ताकत देते हैं। शुरुआत करता हूँ कांग्रेस के प्रदर्शन की। एआई सम्मेलन में वैसे तो बहुत फजीयत हो ही रही है, पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है कि भारत में हो क्या गया ये। चीन का रोबोट डांस करने लगता है वहाँ पे पंडाल में, जो फजीयत हुई इस पे कई बार हम शो कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या सूझा, वहाँ पहुंचे और शर्ट वर्ट उतार दी उन्होंने। और बाद में कांग्रेस ने कहा कि ये नौजवान हैं, गुस्से में हैं, बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, अमेरिका के संग जो डील हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस के लोग जो हैं ये हमेशा देश की इतनी बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं। आपको क्या लगता है ये विरोध जो हुआ वहां पे उस जगह, ये उचित था, अनुचित था? और अगर विरोध का ये तरीका अनुचित था तो फिर उचित तरीका क्या हो सकता है विरोध का? आपका क्या मानना देखिए, जो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में घटित हो रहा है, जो इसको जिसको 2 दिन और बढ़ा दिया है सरकार ने। पहले तो आज की तारीख में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये शनिवार को और रविवार को भी चलेगा। आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल्ली घूमने के लिए निकला। करीबन 4-5 घंटे मैं दिल्ली घूमता रहा और मैंने देखा कि दिल्ली में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर जो गरीब लोग या निम्न मध्य वर्ग के लोग जो फेरियां लगाते थे, जमीन पर बैठ के अपना सामान बेचते थे, वो सब गायब थे। कोई भी नहीं था। है? पूरी गरीबों पे दिल्ली अत्याचार। हाँ, पूरी दिल्ली पूरी तरीके से गरीब आदमियों को दिल्ली में अंतर्ध्यान कर दिया गया था। गरीब आदमियों को ऐसे कि तस्वीर में अगर कुछ अवांछित हो, तो उस अवांछित को मिटा दिया जाए। इरेज़ अंग्रेजी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, इरेज़ कर दिया था उनको मतलब, हैं? अ, तो वो जो बच्चे से रबर से मिला मिटाते हैं अपनी पेंसिल के निशान, उसको इरेज़र बोलते हैं ना, तो सरकार ने इरेज़र चला दिया है पूरी दिल्ली के ऊपर। तो मैंने कनॉट प्लेस में मैं और मेरी पत्नी एक स्टील की बेंच पे जो बड़ी अच्छी थी, और आज कनॉट प्लेस में भीड़ भी बहुत कम थी, इसलिए हम लोगों को घूमने में बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग भीड़ से थोड़ा घबराते भी हैं, हैं? बहरहाल जब हम उस बेंच के ऊपर बैठे हुए थे तो एक बंदा आया, उसके हाथ में एक फ्लास्क था और दूसरे हाथ में कागज के गिलास थे और चाय चाय करके चाय बेच रहा था। ये कनॉट प्लेस में एक ज़माने में तो वो अंगीठी के ऊपर समोवार रख के और वो और उसकी मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय बेची जाती थी एक ज़माने में। वो तो ज़माना जा चुका है, अब तो ऐसा कोई बेचता नहीं। अब तो हाथ में फ्लास्क पकड़ के और दूसरे हाथ में उसके कागज के ग्लास लेके, पेपर ग्लास लेके बेचा जाता है। तो हमने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है यहाँ पे? तो उसने हमसे साफ कहा, साहब 5-6 दिन से ऐसे ही चल रहा है। साहब बंद है बिल्कुल,
किसी को कोई काम करने की इजाजत नहीं है। हमने कब तक चलेगा कि हो सकता है अभी 2-3 दिन और चले वो बोला। अच्छा, अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि जो एआई समिट हो रहा है, उस एआई समिट का कोड़ा, मैं कोड़ा शब्द का जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या एआई समिट का कोड़ा दिल्ली के गरीब आदमियों की पीठ पर पड़ना चाहिए? दलील क्या है? दलील यह है कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी दुनिया का जो जीडीपी है, वो अगले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं 25% हो जाएगा, 25% तो बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल मतलब उस अगर 25% को आप अंक में न दें, तो आप तब भी आप ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसा क्लेम है, ऐसा दावा है। उस बढ़े हुए जीडीपी का गरीब आदमी से क्या ताल्लुक होगा? जो एआई समिट हो रहा है, एआई इम्पैक्ट इंडिया हो रहा है, जिसको एआई महाकुंभ भी कहा जा रहा है। अगर उसकी वजह से दिल्ली का गरीब आदमी 1 हफ्ते तक या 7 या 10 दिन तक अपनी रोज़ी नहीं कमा पाएगा, उसे घर पे ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा, उसकी रोज़ाना की इनकम जो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। वरना कनॉट प्लेस में और दूसरी जगहों पे क्या होता था? लोग छोटे-छोटे, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई ज़मीन पर बैठकर ये सेल फ़ोन जो होते हैं, सेल फ़ोन के कवर बेच रहा है, कोई आर्टिफ़िशियल नकली जो ज्वेलरी होती है, इसमें छात्राएँ वगैरह लड़कियाँ खरीदती हैं सस्ते दामों में, वो बेच रहा है। पूरा कनॉट प्लेस कहीं कढ़े हुए झोले बेचे जा रहे हैं, कहीं किनारे किताबें बेची जा रही हैं, पुरानी पत्रिकाएँ जो मशहूर विदेशी पत्रिकाएँ हैं, जिन्हें लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत महँगी होती हैं, तो वो आधे पौने दामों में वहाँ पे बिकती हैं। इस तरीके से पूरे कनॉट प्लेस में बिकती हैं और दिल्ली की तमाम दूसरी जगहों पे बिकती हैं। दिल्ली का गरीब आदमी जो है, वो इसी तरीके से अपनी रोज़ी कमाता है और फुटपाथ के ऊपर जगह पाने के लिए, और वो लोग ऐसे नहीं है, फुटपाथ के ऊपर वो बरसों से बैठे हुए हैं। दरअसल उस जगह के वो व्यावहारिक रूप से अघोषित मालिक हैं। बरसों बैठते हैं वो वहाँ पे। अगर आप 10 साल पहले जाएँगे तब भी वो आदमी बैठकर वहाँ पे आलू की चाट बना रहा होगा कोने में। मुझे याद है कनॉट प्लेस के अंदर जो एक पोस्ट ऑफिस है, आज से 30 साल पहले भी उसके कॉर्नर में एक आदमी बैठा हुआ है, एक बड़े तवे के ऊपर बड़े कुरकुरे आलू बना के और उसमें चटपटा जायका खिला के हम सब लोगों को, जाने कित पचासों बार मैंने खाए। तो केले की चाट बनाता था, ये सब बनाता था। के पान वाले बैठे रहते हैं, जगह-जगह आपको पान खिलाते हैं। इन सब लोगों को वहां से उठा के भगा दिया गया और पिछले 10 दिन से हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये संदिग्ध है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई। किसी ने आज तक ठोस रूप से नहीं बताया है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या चर्चा हुई। वो पूरा का पूरा एक पीआर, एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज की जा रही है। अखबारों में क्या हेडिंग छप रहा है? अखबारों में आधे से ज्यादा पेज की एक तस्वीर है, जिसमें मोदी जी हाथ उठाए खड़े हुए हैं और पूरा जो सम्मेलन में लोग खड़े हुए हैं, वो खड़े होकर ताली हो जा रहे हैं और ऊपर ऊपर हेडिंग रख के आता है, हिंदी के सबसे पुराने अखबार नवभारत टाइम्स में हेडिंग लग के आता है, अपना भी एआई में अपना भी टाइम आ गया, एआई में अपना टाइम आ गया। आप सोचिए, एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ये है। अब आप बताइए, विपक्ष इसमें प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या संसदीय विपक्ष का दायित्व इतना भी नहीं है? क्या वो अपने दायित्व को नहीं, अगर विपक्ष कोई प्रदर्शन नहीं करता तो मैं ये मानता कि वो अपना दायित्व नहीं मानता। वो मोदी जी की जो एक धूमधाम है, ये चकाचौंध है मोदी जी चकाचौंध पैदा करते हैं, धूमधाम पैदा करते हैं अपने इवेंट मैनेजमेंट की योग्यताओं से, क्षमताओं से, सरकार का करोड़ों-करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके। उसका मतलब है विपक्ष चकाचौंध में उसकी आंखें बंद हो गई। मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने अपनी आंखें खुली रखी और उन्होंने हिम्मत भी की। उनके ऊपर लाठीचार्ज हो सकता था और नौजवानों के ऊपर उनके साथ पुलिस सख्ती के साथ वहां पेश आ सकती थी और वो वहां पे उन्होंने अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन करने का सीधा मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि इस देश की गरीबी जो है वो आपकी 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 हुकूमत में बढ़ती जा रही है और जो लोग फुटपाथ पर बैठकर चौराहों के कोनों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी को बंद करने का आपको क्या, बहुत से लोग चौराहों पे लोग भीख मांगते हैं, ऐसे मौके पर उन सबको वहां से भगा दिया जाता है।
आज दिल्ली के बहुत से दिल्ली के सभी चौराहों पर लोग कारों के पास भीख मांगने के लिए आते हैं, हिजड़े ताली बजाते हुए आते हैं। उनका भी एक तरीका है पैसे जमा करने का। मैं उसको भीख तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अब समाज बदल गया है, तो घरों पे जाके वो नाच गा के पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए इस तरीके से पैसे कमाते हैं। और हिजड़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये एक सोशियोलॉजिकल, एक समाजशास्त्री फैक्ट है। पहले शायद हिजड़ों की इतनी संख्या भी नहीं होती थी, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, कैसे बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं पता है, इस पर जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन आज पहले के मुकाबले उनकी संख्या ज्यादा है, और वो दिल्ली जैसे महानगर के, भारत की राजधानी के हर चौराहे के ऊपर भीख मांगते हुए सॉरी, मैं फिर गलती कर रहा हूँ, भीख मांगते हुए नहीं, अपने लिए पैसे जमा करते हुए, वो उनका रोजी रोटी कमाने का एक तरीका है। सब लोग गायब मिलेंगे आपको। इन सब लोगों की रोजी रोटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बलि चढ़ा दी गई है। और ये करीब 14 तारीख को ही सब मैदान साफ कर दिया गया था। समिट 16 तारीख को शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही हमारे विदेशी मेहमान आए, तो वहीं कहीं भारत की गरीबी ना दिखाई पड़े। पर विदेशी मेहमान कहेंगे अच्छा कनॉट प्लेस में घूमने जाएंगे, क्योंकि कनॉट प्लेस का जो बीच की जो हरियाली है, बीच का जो हरियाला मैदान है, जिसमें एक जमाने में हम लोग, जहाँ बहुत राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है, जहाँ एक जमाने में हम लोग बैठकर चाय वगैरह पीते थे, मूंगफली वगैरह खाते थे, आजकल तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो वहां भी एक प्रदर्शनी लगनी है, लग रही है प्रदर्शनी वहां पे। और उसके बाद पूरे कनॉट प्लेस के ऊपर पुलिस का आतंक है, पुलिस ने सब लोगों को भगा दिया। ठीक बात है। और मुझे याद आ रहा है कि गुजरात में भी ऐसा हुआ था, दिल्ली में भी ऐसा होता है कि जब गरीबों की बस्ती आती है, वहाँ हरे कपड़े लगा दिए जाते हैं कि आप निगाह ना आ जाए इन पर्दों के पीछे क्या है। ये दिल्ली में भी है, ये गुजरात में भी है। एक शहर के अंदर एक दूसरा शहर बसता है, जो गंदगी में, जो गंदे नालों के ऊपर रहता है, बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे रहता है। वो सिर्फ वोटर होता है, उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को शराब दे दी जाती है चुनाव से पहले, जिससे उनके वोट खरीदे जा सके। उनको कैसे जीवन, किस तरह नरक में रह रहे हैं, ये उसको सारे आगे काम खामोशी से होते, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई मीडिया नहीं बोलता, कोई अखबार वाला इसके बारे में नहीं लिखता, कोई रिपोर्टर इसके बारे में नहीं लिखता, कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे भी लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की समस्याएं दूसरी हैं, उन पर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी कोई समस्या से मुक्त नहीं है। कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मेरा तो मानना यह है कि दिल्ली में 20 हजार छोटी मोटी रोजी कमाने वाले लोगों के ऊपर पेट पर लात मारी है इस एआई समिट ने। ठीक बात है। और समिट के नाम पे हुआ क्या? आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके प्रोडक्ट शुभंकर जैसे दलाल टाइप के पत्रकार, जो उनको कहा जाता है, जो तेल बेचने वाला और यौन शक्ति बनाने का विज्ञापन करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं। ऐसा कुत्ता डांस कर दिया, हमने बनाया, जो चीन का रोबोट था। चीनी मतलब उस कुत्ता। फजीयत करने के अलावा चीन ने इतनी मजाक उड़ाई कि ये है भारत का एआई, हमसे रोबोट ले जाते हैं, वहां पे डांस कराते हैं। बात हो रही थी विरोध प्रदर्शन की। आप संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। कहीं गलती से बोल देंगे तो सरकार हिलेगी। जब बोलते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं, तो उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे कर दिए जाते हैं। कल वो सुल्तानपुर की कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, और राहुल गांधी ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विदेशी गाय का बछड़ा, यानी क्या क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर दें। गृह मंत्री जी भाषा की मर्यादा लांघ जाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, नारा दिल्ली में लग जाए। ये सब किसी भी दायरे में नहीं आते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। तो बोलने की आवाज, जिन लोगों के ऊपर ये बाकायदा जांच पड़ताल करके साबित हो चुका है कि वो दंगा भड़काने में शामिल थे, उनको मंत्री बना रखा है। हाँ बताइए। उनको मंत्री बना रखा है। और एक तो मंत्री जी ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी, जिसका वीडियो क्लिप मौजूद है कि वो दंगा भड़का रहा है, हाँ, उसको मंत्री बना रखा है। तो बताइए, वही साहब मंत्री जी प्रधानमंत्री के चरित्र की कितनी हत्या कर चुके हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, लेकिन कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, तो बड़ा गुनाह कर दिया। अगर युवक कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि भाई अमेरिका के साथ डील कैसी हुई, तो बड़ा गुनाह हो गया। अमेरिका डील से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी भारत पे जो 18% टैरिफ है वो भी रद्द हो जाएगा। ऐसी ब्रेकिंग खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। मोदी जी तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप के लिए क्या एक नई मुसीबत पैदा हो रही है। ट्रंप का एक बयान देख रहा था, वो भी मेंटल केस है भाई, गजब का मेंटल केस है। कह रहा था मुझे हसीन लोग पसंद है, नो हसीन युवक पसंद नहीं, हसीन युवतियां पसंद है। उस आदमी को कोई शर्म नहीं है कि अभी एपिस्टीन फाइल में उनकी क्या क्या, उनके उनके दोस्तों की क्या क्या कहानी आ रही है, अभी भी वो बेशर्मी का पर्चा सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान दे रहा है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां कह दिया कि राष्ट्रपति को कोई राइट नहीं है इस तरह किसी भी देश को टैरिफ लगाने का। आपको लग रहा है एक नई बहस अमेरिका में शुरू हो गया? देखिए, इस जरा फैसले को सुना मैंने भी है, इस फैसले के बारे में उतना ही सुना जितना अभी आपने बताया, थोड़ा गहराई में झांकने का उसके मौका नहीं मिला। देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्या। राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार को तो मेरे ख्याल से कोई खारिज नहीं कर सकता, वहां पर वो राष्ट्रपति के पास अधिकार है ही। सवाल ये है कि ट्रंप ने जो बहुत सारे इमरजेंसी टैरिफ लगाए हैं, आपातकालीन टैरिफ लगाए हैं, जिनको वो दंडात्मक टैरिफ कहते हैं, पेनल्टी टैरिफ कहते हैं, जैसे भारत के ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन चीजों को रोका हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये कहना, राष्ट्रपति को बहुत सारे इमरजेंसी राइट्स होते हैं वहां पर। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति ये मानता है और ये साबित कर सकता है तर्कसंगत तरीके से, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, कि परिस्थिति जो है वो आपातकालीन हो गई है, तो उस आपातकालीन परिस्थिति में ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने, जब मुकदमा ये चला, तो पहले तो दूसरी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ यही फैसला दिया था, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने ये तर्क दिया, क्योंकि उसमें भारत का नाम खास तौर से लिया उसने, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे रूस को आमदनी हो रही है, और रूस के युद्ध प्रयास जो है ना, इसमें वो पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए ये अमेरिका के लिए एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। ये तर्क दिया था ट्रंप ने। अब मुझे नहीं पता कि इस खास तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कि नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इस खास तर्क को मानते हुए भी ट्रंप की जो आपातकालीन टैरिफ लगाने वाली जो अधिकार है, उन अधिकारों को सीमित करने का आदेश दे सकता है। वो सीमित किया है तो कहां तक सीमित किया है, ये चीज देखनी पड़ेगी। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जिस तरीके से चुना जाता है और उसको जो अधिकार है उनके बारे में माना ही जाता है कि वो अधिकार इतने ज्यादा हैं कि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति उन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कहा ही जाता है कि व्हाइट हाउस में एक अलमारी है पुरानी, व्हाइट हाउस के कोने में एक पुरानी अलमारी है, इसको शायद ही कभी खोला जाता हो। उस अलमारी में एक किताब रखी हुई है, और उस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कुल कितने अधिकार हैं। कोई भी राष्ट्रपति अलमारी खोल के उन अधिकारों को नहीं पढ़ता, पर अब उसके मन में आएगा इन अधिकारों को हम इस्तेमाल करें। अमेरिका के राष्ट्रपति को अनाप शनाप अधिकार प्राप्त हैं, तकरीबन वो एक चुना हुआ निर्वाचित डिक्टेटर नुमा बन सकता है अगर सारे अधिकारों को इस्तेमाल करने पर तुल जाए। इसी तरीके से जो वहां स्टेट्स के गवर्नर हैं, क्योंकि अमेरिकन फेडरलिज्म, अमेरिकी संघवाद अलग तरह की चीज है, वो अपने इलाके में राष्ट्रपति से कम हैसियत नहीं रखते। उनकी हैसियत ऐसी है कि वो ट्रंप का विमान न उतरने दें वहां पर, अपने यहाँ विमान वहां घूमता रहे और लौट जाए वापस, स्वागत करने ना आए ट्रंप का, वो इससे कोई संविधान संबंधी उल्लंघन नहीं होगा। उसको बहुत अधिकार हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में एक दूसरे को काटने वाले कानून हैं। जैसे कुछ राज्य जो हैं वो गर्भपात को मान्यता देते हैं, कुछ राज्य गर्भपात के खिलाफ हैं। बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे कानून है वहां पे। तो वो अमेरिकी प्रणाली जो है वो एक भिन्न किस्म की प्रणाली है। जैसे नरेंद्र मोदी को 35% वोट मिलकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है, अमेरिका में असंभव है। अमेरिका में आनुपातिक प्रणाली है। आनुपातिक प्रणाली में आपको कुछ एक खास तरह से राज्य जीतने पड़ते हैं। हर राज्य की जीतने की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को जोड़ के राज्य में आपको कितने ज्यादा वोट मिले हैं संख्या में, इसके आधार पर आप नहीं जीते हुए माने जा सकते। तो जरा फैसले को ठीक से देखना पड़ेगा, तब देखना होगा कि ट्रंप के ऊपर ये आफत आई है तो कितनी बड़ी आफत आई है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इतने अधिकार हैं, आपने बताया असीमित अधिकार हैं, और हमारी बेचारी राष्ट्रपति को, उन्हें राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, लोकसभा का उद्घाटन हो तो उनको नहीं बुलाया जाता, आदिवासी हैं ये बता दिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति की हैसियत तो शोभा प्रतिष्ठा वाली है, राज्यपाल की भी हैसियत शोभा प्रतिष्ठा वाली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यपाल को एक अघोषित मुख्यमंत्री बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, खासतौर से उन राज्यपालों को
जो कि विपक्ष की सरकारों, विपक्ष शासित प्रदेशों में है, उनको वैसा बना दिया है उनको। अच्छा, तो लेकिन ये मजे की बात ये कि अभय जी, हुँ, कुछ राज्यों में उल्टा है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन, मेरे सूत्र बताते हैं, दोनों इतने बड़े दुश्मन हैं, जिसका मौका जहां मिल जाए वो एक दूसरे को पटक दे। आनंदीबेन पटेल पूरी योगी जी की एक एक गतिविधि जो होती हैं, जितना वो सोर्स इकट्ठा कर सकती हैं, बताया जाता है, दिल्ली भेजती हैं। हुँ, योगी जी छांट के वो अफसर लगाते हैं गवर्नर हाउस में, जो एक एक बात उनको पहुंचाए। एक ही पार्टी के हैं दोनों, लेकिन वो दिल्ली दरबार की हैं, और योगी जी की दिल्ली दरबार से क्या मामला चल रहा है आप जानते ही हैं। आजकल मोहन भागवत को लेके, योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को लेके, दोनों डिप्टी सीएम से मोहन भागवत को मीटिंग को अलग अलग को लेके बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे, कि कुछ कहानी पक रही है उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा है कुछ कहानी पक सकती है उत्तर प्रदेश में? ये कहानी तो बिल्कुल पक रही है। अच्छा, दूसरे आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जासूस लगा रखे हैं और वो राज्यपाल से उनकी नहीं पटती। दूसरी तरफ एक ये भी विश्लेषण है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि आनंदीबेन पटेल की अमित शाह से भी बिल्कुल नहीं पटती। हाँ, पहले नहीं वो पटती जब थी, लेकिन हाँ, वो जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थी, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटवाने में अमित शाह की अमित भूमिका शाह। थी। वो दोनों कभी एक मंच पे देखे भी नहीं जाते। हम्म, हमेशा मतलब वो लोग अलग रहते हैं, और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ के साथ कभी-कभी उनकी पट भी जाती है। हम्म, हाँ, मतलब आजकल बड़ा चक्कर आंकड़ा है। ये भी इस पूरी परिस्थिति का पहलू है। जहाँ तक मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री की मुलाकात का सवाल है, इस मुलाकात के बारे में न जाने कितनी अटकलें और कितने कयास हैं। और ये इसलिए और भी ज़्यादा अटकलबाजी चल रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग-अलग मुलाकात की। और ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री खुलकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने तो बटुक, यानी जो छोटे सन्यासी होते हैं, उनको भोज वगैरह कराया, उनके पैर वगैरह धोए, और ये दिखाया कि वो बटुकों के प्रति उनके मन में कितना स्नेह और कितना मान है, कितना सम्मान है। और वो बटुकों के साथ जो पुलिस ने मारपीट की, उनकी शिखाएं पकड़ के उनको पीटा गया, खींचा गया, तो उसके लिए वो कितने नाराज हैं उससे। और दूसरी तरफ वो तो खुद भी केशव प्रसाद मौर्य तो उनको भगवान शंकराचार्य कह चुके हैं। और दूसरी तरफ इधर योगी आदित्यनाथ कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी को कोने में धकेलने का, और अविमुक्तेश्वरानंद भी दूबड़-दू बराबर जवाब दे रहे हैं, वो कोई एक इंच भी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि उन्होंने, जब ब्रजेश पाठक ने जब बटुकों को भोज कराया, तो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये एक विरोधाभास दर्शाता है, और मैं इसके लिए फिर उन्होंने एक मार्च वगैरह निकालने की उन्होंने घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति काफ़ी गर्म है, और वो तब तक गर्म रहेगी जब तक कि कोई मामला आर-पार नहीं हो जाता। एक तरह से देखा जाए तो वॉर ऑफ एट्रिशन, एक तरह की रस्साकशी, एक तरह की जिच, एक तरह का गतिरोध जो है, वो मुद्दतों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद से ही फँसा हुआ है। बिल्कुल और ठीक बात किसी है ये। हाँ, इधर से उधर नहीं हो रहा है मामला। जी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।